आइए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं इलियास रीड की। एक ऐसा आम सा किसान जिसके मरने के बाद एक ऐसा भयानक राज खुला जिसने सबको हिलाकर रख दिया। नवंबर की एक बेहद सर्द और उदास दोपहर थी। इलियास का अंतिम संस्कार चल रहा था। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि इस सीधे सादे परिवार की कहानी अब एक खौफनाक रहस्य में बदलने वाली है। तो आखिर उस दिन हुआ क्या था? शुरुआत में सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। वसीयत पढ़ी जा रही थी। बड़े बेटे रिचर्ड को खेत और ट्रैक्टर मिल गया। बेटी मार्गरेट के हिस्से में आई पुरानी घड़ी और माँ के मोतियों का हार। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब बारी आई सबसे छोटे बेटे थॉमस की। उसे कोई जमीन या गहना नहीं मिला। उसे मिली एक बंद स्टील की पेटी और उसकी चाबी। जरा सोचिए, बाकी सबको आम चीजें मिल रही हैं और थॉमस के हाथ में थमा दी गई एक रहस्यमयी तिजोरी। साफ था, दाल में कुछ काला है। अब इमेजिन कीजिए, कमरे में मातम का माहौल है, सब चुप हैं। तभी थॉमस की 12 साल की बेटी लिली एक ऐसा सवाल पूछती है कि पूरे कमरे में जैसे सन्नाटा छा जाता है। उसने सीधे वकील की आंखों में देखा और पूछा, दादाजी, बेसमेंट में जाने से क्यों डरते थे? ये सुनकर हमेशा शांत रहने वाले उस प्रोफेशनल वकील के चेहरे का रंग ही उड़ गया। एक छोटी सी बच्ची का वो एक सवाल उस कमरे की भारी शांति को किसी पत्थर की तरह तोड़ गया था। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इलियास का ये डर कोई आम डर नहीं था। ये पूरी तरह से इलॉजिकल था। देखिए, 8 साल पहले उनके दोनों घुटनों का ऑपरेशन हुआ था। वो आराम से सीढ़ियां चढ़ उतर सकते थे। फिर भी वो बेसमेंट की सीढ़ियों के पास तक नहीं फटके। और तो और 10 साल तक वो बाहर से कपड़े धुलवाते रहे, लॉन्ड्री के बिल भरते रहे, जबकि घर के बेसमेंट में ही कपड़े धोने की पूरी जगह मौजूद थी। ये छोटी छोटी बातें चीख चीख कर कह रही थीं कि उस मामूली से बेसमेंट के दरवाजे के पीछे कुछ तो ऐसा था जिससे वो अपनी पूरी जिंदगी भागते रहे। और इस राज का बोझ कितना भारी था, ये तब पता चला जब लिली ने एक और बात बताई। उसने सबको बताया कि जब वो 9 साल की थी तो उसके दादाजी ने उससे कुछ कहा था। उनके शब्द थे, वो चीज जो मैंने दफना दी ताकि तुम उजाले में जी सको, मेरी छोटी चिड़िया। और जब मैं चला जाऊंगा तो तुम्हें फैसला करना होगा कि उसे बाहर निकालना है या वहीं सड़ने देना है। सच कहूं तो ये शब्द अपने आप में ही रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। वहां बैठे हर इंसान की सांसें अटक गईं। और सस्पेंस तब अपने बिल्कुल पीक पर पहुंच गया जब थॉमस ने कांपते हाथों से उस स्टील के बक्से में चाबी घुमाई। जब वो बक्सा उस धूल भरी कॉफी टेबल पर खुला तो अंदर कोई पुराने बिल या सिक्के नहीं थे जैसा सब सोच रहे थे। बिल्कुल नहीं। अंदर रखा था एक पीला पड़ चुका पुराना अखबार, उसी बेसमेंट के कुछ हाथ से बने नक्शे, एक बिल्कुल अनजान और मासूम आदमी का नाम और एक हाथ से लिखी हुई लंबी चिट्ठी। खुद सोचिए, एक आम किसान के पास ये सब क्यों होगा? ये सारे टुकड़े मिलकर एक बहुत ही भयानक सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो अभी बाकी था। बक्से से निकली एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर। इसमें 22 साल का इलियास खड़ा था। लेकिन रुकिए, उसने किसी किसान के कपड़े या अमेरिकन सेना की वर्दी नहीं पहनी थी। वो एक विदेशी मिलिट्री यूनिफॉर्म में था और उसके ठीक बगल में एक और आदमी मुस्कुराता हुआ खड़ा था। ये तस्वीर थी 1945 की। अब परिवार तो हमेशा से यही मानता था कि दिल की बीमारी की वजह से इलियास कभी फौज में गया ही नहीं। तो फिर ये वर्दी कैसी, ये जगह कौन सी थी और ये दूसरा इंसान कौन था? इस पूरी पहेली का जवाब उस तस्वीर के पीछे छुपा था। हल्की पड़ चुकी स्याही में कुछ लिखा था, एली और विक्टर, बर्लिन 1945, खून से नहीं बल्कि बुरे सपनों से बने भाई। बस इस एक लाइन ने पूरी की पूरी कहानी पलट कर रख दी। अब ये मामला किसी जमीन जायदाद या वसीयत का नहीं रहा था। ये एक ऐसा ऐतिहासिक रहस्य बन चुका था जिसके सीधे तार दूसरे विश्व युद्ध की तबाही से जुड़े हुए थे। और जब वो हाथ से लिखी चिट्ठी पढ़ी गई तो जो सच सामने आया उसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। एक तरफ था इलियास रीड, एक आम अमेरिकन किसान जिसे मेडिकल कारणों से अनफिट मानकर फौज ने रिजेक्ट कर दिया था। ये वो पहचान थी जो परिवार जानता था। और दूसरी तरफ था उसका असली रूप, एली रोजनबर्ग, म्यूनिक का एक होलोकॉस्ट सर्वाइवर, एक ऐसा इंसान जिसका पूरा परिवार कैंप्स में मारा गया और जिसने अपनी जान बचाने के लिए 11 महीने तक एक अंधेरे तहखाने में गुजारे थे। ये सच्चाई किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं और इस पूरी टाइमलाइन को देखते हैं। एली का जन्म 1925 में म्यूनिक में हुआ था।
होलोकॉस्ट के उस खौफनाक दौर में जब उसने सब कुछ खो दिया, तब विक्टर नाम के एक जर्मन सैनिक ने उसकी जान बचाई थी। 1945 में बर्लिन में जो तस्वीर खींची गई वो उन्हीं दोनों की थी। उसके बाद दोनों किसी तरह बचकर अमेरिका पहुंचे और नई पहचान के साथ अपनी जिंदगी शुरू की। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर आया साल 1953। शिकागो में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब तबाह कर दिया, और उसी तबाही का असर था कि आज वर्तमान में हम इस अंतिम संस्कार तक आ पहुंचे हैं। तो आखिर 1953 में ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या था जिसने इलियस को 70 सालों तक एक खौफनाक राज के साथ जीने पर मजबूर कर दिया? चिट्ठी का सबसे डरावना हिस्सा यही था। 1953 की एक दोपहर शिकागो की एक भीड़-भाड़ वाली सड़क पर उनकी पुरानी जिंदगी के एक रिफ्यूजी ने विक्टर को पहचान लिया। बस ये वही एक पल था जब इन दोनों भाइयों की बनाई हुई ये नई सुरक्षित दुनिया ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। मौत का साया फिर से उनके सिर पर मंडराने लगा था। इस खौफ का जो नतीजा निकला वो बेहद भयानक था। पहचाने जाने के डर से विक्टर इतना ज्यादा पैनिक कर गया कि उसने बदहवासी में एक बिल्कुल मासूम आदमी का कत्ल कर दिया। गलतफहमी का शिकार हुआ एक बेगुनाह मारा गया। खून से लथपथ विक्टर सीधा इलियास के पास भागा। उस वक्त इलियास के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट था। एक तरफ था कानून और दूसरी तरफ वो इंसान जिसने 11 महीने तक उसकी जान बचाई थी। इलियास ने वफादारी चुनी। उसने उस खून से सनी लाश को अपने बेसमेंट में छुपाने में मदद की। लेकिन विक्टर उस अपराध बोध को, उस गिल्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाया और ठीक 1 हफ्ते बाद उसने आत्महत्या कर ली। इलियास ने उस मासूम आदमी और अपने भाई विक्टर दोनों को उसी बेसमेंट के फर्श के नीचे एक साथ दफना दिया। इलियास ने अपनी चिट्ठी में अपने इस दर्द को बहुत गहराई से लिखा है। उन्होंने लिखा, पिछले 70 सालों से हर दिन मैं उस कब्र के ऊपर जिया हूँ। हर रात मैंने उनकी फुसफुसाहटें सुनी हैं। एक इंसाफ मांग रहा है और दूसरा माफ़ी मांग रहा है। जरा महसूस करके देखिए इस साइकोलॉजिकल बोझ को। 70 साल तक रोज उस फर्श पर चलना जिसके ठीक नीचे आपके अतीत के इतने खौफनाक राज दफन हों। ये कोई मामूली इंसान सही नहीं सकता। जब चिट्ठी का आखिरी पन्ना पढ़ा गया तो पूरे घर में एक अजीब सा भारी सन्नाटा था। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। तभी वो 12 साल की लिली अपनी जगह से उठी। वो धीरे धीरे उस साधारण से सफ़ेद दरवाजे की तरफ बढ़ी। वही दरवाज़ा जिस पर पीतल का हैंडल था और एक छोटा सा बोर्ड टंगा था, स्टोरेज ऑथराइज्ड पर्सनल ओनली। लिली ने हैंडल घुमाया, दरवाज़ा खोला और सीढ़ियों से आती उस पुरानी, ठंडी और अंधेरी हवा के बीच अपने कदम नीचे की तरफ बढ़ा दिए। वो पल इतना टेंस था ना कि मानो सालों पुराना डर आज आखिरकार हिम्मत के सामने हार मान रहा हो। फिर जो हुआ वो होना ही था। उसी रात पुलिस बुलाई गई। उन्होंने बेसमेंट का कंक्रीट तोड़ना और फर्श खोदना शुरू किया। और जानते हैं वहां क्या मिला? बिल्कुल वही जो इलियास ने अपनी चिट्ठी में लिखा था। 2 कंकाल, एक दूसरे के बिल्कुल अगल बगल दबे हुए। एक कंकाल की खोपड़ी पर गहरी चोट के निशान थे और दूसरे पर खुद को गोली मारने के निशान। 70 साल तक उस ठंडे फर्श के नीचे दबे इस खौफनाक सच को आखिरकार पुलिस ने बाहर निकाल ही लिया। अगले दिन ये दिल दहला देने वाली खबर पूरे देश की नेशनल न्यूज़ बन गई। पुलिस और इतिहासकारों ने मिलकर काफी मशक्कत के बाद उस मासूम आदमी की पहचान कर ली। उसका नाम था सैमुअल बीस। ये वही रिफ्यूजी था जो 1953 में अचानक गायब हो गया था और जिसकी तलाश आज तक चल रही थी। सैमुअल का परिवार, जो अब दुनिया के अलग अलग कोनों में बस चुका था, उन्हें 70 साल के इंतजार के बाद आखिरकार एक ऐसी जगह मिल गई जहां जाकर वो अपने खोए हुए अपने को श्रद्धांजलि दे सकते थे। एक तरह से उन्हें क्लोजर मिल गया। आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरी सोच के साथ खत्म करेंगे। लिली ने उस रात अपने दादाजी की उस सोच को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया कि अपनों को बचाने के लिए राज हमेशा राज रहने चाहिए। उसने कहा था, जिंदा लोगों को सच की जरूरत होती है, भले ही वो सच तकलीफ दे, बल्कि खास तौर पर तब जब वो तकलीफ दे। सच में ये कहानी सिर्फ एक परिवार के दबे हुए राज की नहीं है। ये हमें बताती है कि सच कितना भी गहरा क्यों न दफनाया जाए, वो कभी ना कभी अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। तो आखिर में सवाल ये है, क्या कुछ राज सचमुच हमेशा के लिए दफन रहने चाहिए, या फिर हर सच का बाहर आना जरूरी है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इसी सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त करते हैं।